बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें मोशन की 3 टाइप्स के बारे में डिटेल में हमने बात की थी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। और फिर फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन की आगे से कितनी टाइप्स थी? 3 टाइप्स, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिजिकल क्वांटिटीज। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी, हर वो मिकदार जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई? ऑल measurable quantities are called all measurable quantities are called physical quantities। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, मतलब उसमें से कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास स्केलर्स हैं और कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर्स हैं। अब स्केलर्स और वेक्टर्स का हमें पता नहीं है, तो हम बात करते हैं स्केलर्स क्या है और वेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर्स बोलते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मैग्नीट्यूड से बयान कर सकें, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, वो सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कहलाती हैं? स्केलर्स। तो ऑल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड। क्लियर? जिनको हम अब मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो the quantities that can be described completely by its magnitude only. This magnitude refers to a numeric value। अब numerical value का मतलब क्या है? numerical value का मतलब है, let's say when I will talk about quantity, for example I will say 1 kilogram of sugar। it means मेरी बात क्लियर है, 1 किलोग्राम शुगर का मतलब है 1 किलोग्राम चीनी। अब इसमें मुझे फर्दर डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास जो 1 kg मैंने यूज़ किया है, ये आपके पास क्या रेफ़र कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। 1 2 3 4 5 ये सारी क्या है आपके पास? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। और ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मैग्नीट्यूड से बयान कर सकें, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, वो सारी क्वांटिटीज़ आपके पास क्या कहलाती हैं? स्केलर्स क्वांटिटीज़। क्लियर है? तो स्केलर क्वांटिटीज़ इसके में एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल्स में हम आप खुद भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। स्केलर्स में आपके पास जो मैथ है, किसी भी
बॉडी का मास, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आप लोग उसको कंप्लीटली उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास लेंथ, ये भी क्या है आपके पास, मतलब किसी चीज़ की लंबाई जो है 1 मीटर है, 2 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास किस में आएगा, स्केलर्स में। इसी तरह डिस्टेंस, ये भी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो जब भी आप लोग किसी भी टर्म की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें क्वांटिटी बताना ज़रूरी है कि आइदर इट इज़ स्केलर क्वांटिटी और आ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्वांटिटीज, इसमें आप लोगों के पास दो चीज़ें हैं। एक है आपके पास मैग्नीट्यूड और सेकंड वन है आपके पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का तो पता चल गया कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड में। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब है सिंथ। अब सिंथ का मतलब क्या, अब हमारे पास कुछ क्वांटिटी वैसी हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से उनको एक्सप्लेन करना काफ़ी नहीं है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स। अब लेट से एक फोर्स F1 और सेकंड फोर्स F2, और एक और हमारे पास केस है, उसमें इसी बॉक्स पर F1 और दूसरी जो फोर्स है वो लग रही है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर मैंने फोर्स के बारे में बताना है, आप पहले वाला केस और दूसरे वाला केस, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये दोनों केसेस बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ऊपर वाले केस में फोर्स की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक ही तरफ है, सेम डायरेक्शन है, जबकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसलिए अगर मैं ये बात कहता हूँ कि 1 न्यूटन फोर्स आपके पास एक बॉक्स पर हम अप्लाई कर रहे हैं या 2 फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब है आपने अपनी कंप्लीट बात नहीं बताई। फर्स्ट केस में दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो इफेक्ट और ये वाला इफेक्ट, दोनों इफेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन बताना लाजमी हो गया है। तो जहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताएं तब जाकर बात मुकम्मल हो, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स में क्या ऐड कर सकते हैं आप लोग? पहली तो आपके पास सिंपल मैंने आपको बता दिया, फोर्स, इसी तरह वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है ये आप लोगों को नहीं पता, ये हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें वेलोसिटी में भी आपके पास डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है। इसी तरह एक्सेलरेशन है, वो भी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक दफ़ा फिर सम अप करते हैं। स्केलर्स क्वांटिटीज़ कौन सी है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकें, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, स्केलर्स क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, जिनमें मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़े और डायरेक्शन भी बतानी पड़े, तब जाकर क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जाए, तो वो क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, वेक्टर्स क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन। मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया था डिटेल में, मोशन कि अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो किस में होगी, मोशन में होगी। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं,
कौन कौन सी टर्म्स हैं जो मोशन के साथ एसोसिएटेड है, मोशन के साथ उनका लिंक है। तो सबसे पहली जो टर्म है वो हमारे पास है पोजीशन। अच्छा जी, पोजीशन ये वो वाली पोजीशन नहीं है जो स्कूल्स में कॉलेजेस में आती है। ये पोजीशन है आपके पास, आप लोगों की तो नहीं आई होगी ना, क्या आती है? आती है। अच्छा, पोजीशन का मतलब है किसी भी पॉइंट की, किसी भी प्लेस की लोकेशन को बताना, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताना किसी रेफरेंस पॉइंट के ज़रिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बताना चाह रहा हूँ कि पार्क पायनियर्स कहाँ पर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी रेफरेंस पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब यहाँ पर अगर हम कहें कि जी कश्मीर बेकरी है और उसके पास आपके पास क्या है? पार्क पायनियर्स है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक इंस्टीट्यूट की पोजीशन के बारे में, लोकेशन के बारे में बता रहे हैं और किसी रेफरेंस पॉइंट के ज़रिए बता रहे हैं। तो ये आप एक्चुअली क्या बता रहे हैं? उस पॉइंट की पोजीशन के बारे में। क्लियर है? तो पोजीशन क्या होगा? पोजीशन आपके पास होगा जी द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ point with respect to some reference point। अब इस reference point को आप क्या बोलते हैं? origin भी बोलते हैं। क्लियर है? बात क्लियर है कि मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप लोकेशन बताना चाह रहे हैं, प्लेस लाइक पार्क पायनियर्स विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हमने क्या लिया? कश्मीर बेकरी। तो वो हमारा क्या होगा? ओरिजिन। तो ये सारा काम करने का मकसद आप क्या बता रहे हैं? उस पॉइंट की, उस प्लेस की पोजीशन के बारे में। इसी तरह आप अपने घर से भी अपने स्कूल की पोजीशन को जाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका घर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एच के साथ, और यहाँ पर आपका स्कूल है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एस के साथ। तो पोजीशन को कैसे जाहिर करेंगे? हम आपके घर से स्कूल की तरफ क्या करेंगे? एक स्ट्रेट एरो लगाएंगे जो क्या जाहिर कर रहा है? पोजीशन को, कि आपके घर से आपके स्कूल की पोजीशन इस तरफ है। क्लियर है? तो अभी इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो इसको आपने रिवाइज कर लेना। थैंक यू।